नमस्कार, स्वागत है हमारा पैसा हमारे हिसाब के एक नए एपिसोड में। कोरोना के एक नए संस्करण ओमिक्रॉन के साथ हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। महामारी से उभरे वित्तीय संकटों से भरा एक साल पीछे छूट गया है। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी और आजीविका खो दी और अमीर और अधिक अमीर होते चले गए। दुनिया भर की सरकारों की आर्थिक नीतियों ने स्थिति को और खराब किया। आइए देखते हैं इन सबके बीच भारत कहाँ खड़ा है। पिछले साल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन थी, जिसका मकसद था जितनी संभव हो उतनी सरकारी संपत्तियों को पट्टे यानी कि लीज पर देना। इस सूची में सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और कई अन्य शामिल हैं। 4 साल के भीतर 6 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। सरकार का कहना है कि यह बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए है, जबकि कई लोगों का मानना है कि यह सरकार के दिन प्रतिदिन के खर्च को पूरा करने के लिए है। पिछले वित्त वर्ष का राजकोषीय घाटा 18 लाख करोड़ था। कम उत्पादन, कम व्यावसायिक गतिविधि और कम नौकरियों के साथ स्थिति और खराब हो सकती है, और आर्थिक मंदी के समय में अपनी संपत्ति इस तरह लीज पर देना बहुत अजीब है। क्या वाकई में सरकार अपने खर्चे नहीं उठा पा रही है? सरकार के खर्चों का तो पता नहीं, लेकिन पिछले साल राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को औने पौने दाम पर बेच दिया गया। इसकी कीमत 18,000 करोड़ थी और सरकार को इस डील से केवल 2,700 करोड़ ही मिला। बाकी का पैसा कर्ज के भुगतान में चला गया। कर्ज का बड़ा हिस्सा सरकार के पास रहेगा। इस डील में सिर्फ एक और बोली लगी थी स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह की, जिन्होंने बाद में खुलासा किया कि अगर उन्होंने बोली में भाग नहीं लिया होता तो सरकार बड़ी मुश्किल में होती। We are happy that we participated because also, in a single bid situation, it would have been difficult for government to disinvest Air India. I think great congratulations to the government for the successful disinvestment. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल जारी है। नवंबर में थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर 14.2% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। यह कई दशकों में सबसे ज्यादा है और अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 2020 में कोविड संकट ने 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी की ओर धकेल दिया। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2021 में अतिरिक्त 15 से 20 करोड़ भारतीय इसमें शामिल हो जाएंगे। इस आधार पर भारत की लगभग आधी आबादी गरीब हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था मुश्किल समय से गुजरती है तो सरकार अपने खर्चे बढ़ाकर उसमें हस्तक्षेप करती है, उसे ठीक करने की कोशिश करती है। पर 2020 को छोड़कर सरकार कई सालों से लगातार कम खर्चा ही कर रही है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सबसे गरीब वर्ग को मदद पहुंचाने का काम करता है, को कोविड की दूसरी लहर के समय से ही बंद कर दिया गया। यहां तक कि पहली लहर के दौरान आशा कार्यकर्ताओं और नर्सों को दी जाने वाली प्रोत्साहन को भी बंद कर दिया गया है। एक उचित स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत को भारत ने काफी संकट गुजर जाने पर ही सीखा। ऑक्सीजन और हॉस्पिटल सेवा के अभाव में हजारों लोगों की मौत हुई। हमने सामूहिक स्तर पर लोगों का दाह संस्कार किया। सामूहिक कब्र खोदे गए। यहाँ तक कि नदियों में बहाए गए मृत शरीर तैरकर वापस तट पर आ गए। सरकार का दावा था कि स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित खर्चों में 137% का इजाफा हुआ है, पर इसका एक प्रमुख हिस्सा जल शक्ति मिशन के लिए था, जो योजना पाइपों के जरिए घरों में पानी पहुंचाने के लिए थी। अगर हम जल आपूर्ति और स्वच्छता को भी जोड़ें तो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल खर्च जीडीपी का मात्र 1.3% है। दुनिया भर में मुश्किल से 10 ही ऐसे देश होंगे जहां जीडीपी के अनुपात में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च इससे कम होगा। इस दौरान देश के बेहद अमीर लोग बड़े स्तर पर मुनाफा कमा रहे थे। महामारी के दौरान मुकेश अंबानी ने प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए कमाए, जब देश के 24% लोग 3,000 रुपए से कम कमा रहे थे।
ऑक्सफैम इंडिया की एक स्टडी में ये आंकलन किया गया कि जितना अंबानी ने महज 1 घंटे में कमाया, उतना कमाने में एक अकुशल मजदूर को 10,000 साल लग जाएंगे। ये संयोग की बात है कि पिछले ही हफ्ते केंद्र सरकार ने ऑक्सफैम इंडिया का FRCA लाइसेंस रद्द कर दिया। एक अन्य स्टडी विश्व असमानता रिपोर्ट ने भारत को दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक रखा है। यहाँ सबसे अमीर 1% आबादी के पास औसतन 3 करोड़ की संपत्ति है और वहीं सबसे गरीब 50% आबादी के पास औसतन सिर्फ 66,000 रुपए की संपत्ति है। ये असमानता आज़ादी से पहले वाले दौर को भी पीछे छोड़ गई है। 1947 तक अमीर लोग कुल राष्ट्रीय आय का 50% कमाते थे और अब ये बढ़कर 57% हो गया है। जब ये सब हो रहा था, केंद्रीय सरकार अर्थव्यवस्था की रिकवरी का जश्न मना रही थी और सरकार के वित्त विशेषज्ञ इसके एक वी शेप रिकवरी होने का दावा कर रहे थे। हमारी अर्थव्यवस्था महामारी के कारण जितना ठहरी थी, उससे ज्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है। जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज डिफेंस में थी, तब हम रिफॉर्म्स कर रहे थे। जब ये सब हो रहा था, केंद्रीय सरकार अर्थव्यवस्था की रिकवरी का जश्न मना रही थी। सरकार के वित्त विशेषज्ञ इसे एक वी शेप रिकवरी होने का दावा कर रहे थे। इस साल की पहली तिमाही के बाद कहा गया कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद आय यानी कि GDP 20.1% बढ़ गई है। यह अब तक का रिकॉर्ड है, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, प्रतिशत तुलना पर आधारित होता है। 20.1% की वृद्धि की कहानी पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में ली गई है, जब भारत महामारी की वजह से पूर्ण लॉकडाउन में चला गया था। असल तुलना महामारी से पिछले साल के साथ होनी चाहिए। तब हम 3 से 4% की वृद्धि कर रहे थे और महामारी शुरू होते ही पहले 3 महीनों में हमारा GDP 24.4% गिर गया और फिर अगले साल 2021 में इसमें 20.1% की बढ़ोतरी हुई। तो क्या इसे विकास कहा जाए या पहले वाली स्थिति बनाए रखने का संघर्ष? It's basically if GDP happens to be 100 crore rupees and if it falls by 25%, then it would become 75 crore rupees. Okay. Now, after that, if there is 25% growth, instead of minus 25%, if there is positive 25% growth, then GDP does not come back to 100. It would be lower than 100. To reach to 100 again, we need 33.3% growth, not 25% growth. महामारी की पिछले साल से तुलना करने पर सच्चाई का पता चलता है। निजी खपत के स्तर में 11.9% की कमी आई, स्थिर पूंजी निर्माण में 17.1% की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर में 4.2% की कमी, सिर्फ निर्यात क्षेत्र 8.7% से बढ़ा है। श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स की भागीदारी 43% से गिरकर 38% हो गई है। Officially launched the GST. दो 2022 में GST के 5 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकारों ने GST से बड़े लाभ की उम्मीद में अपने टैक्स के अधिकार को त्याग दिया था। केंद्र सरकार द्वारा टैक्स कलेक्शन में भारी वृद्धि, कम से कम 14% की वार्षिक वृद्धि का वादा किया गया था। साथ ही केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए 14% तक की कमी की भरपाई करने का वादा भी किया था। कई राज्यों ने न्यूनतम कर वृद्धि हासिल नहीं की और उन्हें केंद्र सरकार के मुआवजे पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन तब केंद्र ने आर्थिक मंदी के नाम पर मुआवजे से इनकार कर दिया। 2020 में NDA सरकार ने घोषणा की कि राज्य उधार ले सकते हैं और हम इसमें उनकी मदद करेंगे। राज्यों के पास इसका पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। निकट भविष्य में हालात और खराब होने वाले हैं, क्योंकि 5 साल का मुआवजा पैकेज भी इसी जून में खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अभी तक मुआवजे की अवधि बढ़ाने की मांग पर कोई प्रक्रिया नहीं दी है। टैक्स में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई और अब राज्यों के पास टैक्स की दरों को तय करने का अधिकार भी नहीं रहा। इसके अलावा राज्यों का टैक्स कलेक्शन का हिस्सा हर साल कम होता जा रहा है। 2018-19 में 7.61 ट्रिलियन से घटकर यह 5.95 ट्रिलियन हो गया है। ऐसा लगता है बहुत सारी और चीजों के साथ साथ भारत का फिस्कल फेडरलिज्म भी खतरे में है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
कानून में संशोधन करने का फैसला लिया जा चुका है और 2 बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तुरंत इसकी चपेट में आने वाले हैं। बैंक कर्मचारी हल्ला मचा रहे हैं, संसद में विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। इस बीच बैंकों के डूबे कर्ज अभी भी अनुपात से बाहर हैं। डूबे हुए कर्ज को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में स्थानांतरित करना अब तक विफल रहा है। पिछले महीने इनकम टैक्स की छापेमारी में ऐसी 4 कंपनियों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। उन्होंने ऐसे कर्जों के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी की तुलना में बहुत कम कीमत पर बैंकों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हासिल किए और इस खरीद के पैसे भी उधार देने वालों से ही आए। आर्थिक रूप से दुनिया भर के देशों में स्थिति निराशापूर्ण ही रही। कर्ज में डूबे देशों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि सभी पर कर्ज है। आर्थिक रूप से दुनिया के दूसरे देशों में स्थिति निराशापूर्ण ही रही। कर्ज में डूबे देशों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि लगभग सभी पर कर्ज है। दुनिया में हर जगह उधार लेना नियंत्रण से बाहर हो गया है। कुल $226 ट्रिलियन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा उछाल है और सरकारें सबसे बड़ी कर्जदार हैं। एक अनुमान के मुताबिक सरकारों का कर्ज अब वैश्विक जीडीपी के 99% के बराबर है और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लोगों के खाने, टीकों और चिकित्सा आदि के लिए एक देश को धन की आवश्यकता होती है। अमेरिकी सरकार का कर्ज दुनिया में सबसे अधिक है, लगभग $20 ट्रिलियन, जो अमेरिका के कुल सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। जापान की स्थिति चौंका देने वाली है। इस देश ने 9 ट्रिलियन से अधिक उधार लिया हुआ है, जो जापान के सकल घरेलू उत्पाद से 230% से भी अधिक है। चीन पर $5 ट्रिलियन से अधिक का राष्ट्रीय कर्ज है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद के 50% से अधिक है। जब भी देशों ने अतीत में बड़े पैमाने पर कर्ज जमा किया है, आर्थिक संकट आए हैं। यह संभव है कि दुनिया को एक और वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़े। इसके बावजूद अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब। विश्व असमानता रिपोर्ट से पता चलता है कि अमीरों की संपत्ति देशों और राज्यों की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए अन्य वित्तीय विकल्पों की खोज करने के बजाय दुनिया भर की सरकारें बजट खर्चे में कटौती कर रही हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। ग्लोबल ऑस्टेरिटी अलर्ट के एक अध्ययन से पता चलता है कि 2021 में 154 देशों में बजट की कटौती हुई और 2022 में 159 देशों में होने की उम्मीद है और यह प्रवृत्ति कम से कम 2025 तक जारी रहने वाली है। इसका मतलब है कि 6.6 अरब लोग या वैश्विक आबादी का 85% अगले साल तक अपना पेट काटकर गुजारा करने को मजबूर होगा। कम सरकारी खर्च की वजह से दुनिया बाजार की रहमत पर छोड़ दी गई है, जो पहले से ही मंदी की स्थिति में है। IMF और G20 जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों की सलाह के अनुसार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के शुरुआती प्रयासों को कम किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सरकारों ने अपने नागरिकों के बजाय बाजार को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान दुनिया भर में अपने दृष्टिकोण को लागू करने के लिए और भी आगे बढ़ गए हैं। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पॉलिसी लोन की पेशकश बजट समर्थन के रूप में कर रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। यह विशिष्ट नीति और नियामक सुधारों को अपनाने की मांग करता है और इसमें पिछले वर्ष का समर्थन भी शामिल है। पिछले साल इस तरह के फंडिंग की मात्रा बढ़ाकर $17.8 बिलियन हो गई। यह विश्व बैंक के कुल ऋण का 27% है। महामारी प्रेरित वित्तीय संकट का लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विकासशील देशों की नीतियों को निर्देशित करने की कोशिश कर रही हैं। ग्लासगो में आयोजित वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP26 बहुत कुछ हासिल किए बिना समाप्त हो गया। विकसित देश विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। $100 बिलियन प्रतिवर्ष के वादे को फिर से 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विकासशील देशों ने भी जवाबी कार्रवाई में आने वाले भविष्य में जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने से इनकार कर दिया।
यह लगभग तय हो गया है कि वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। आइलैंड पर बसे देशों और दुनिया भर के गरीबों को इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence. हम महामारी के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अधिकांश गरीब देश कोविड के टीके खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उच्च कीमत पर और कम उत्पादन ने खरीद को कठिन बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोविड के टीके और दवाओं के लिए पेटेंट माफी की मांग अभी भी जारी है। इस मांग में सबसे आगे है भारत और दक्षिण अफ्रीका। लगभग 1 साल बाद भी कुछ विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसे प्रभावी ढंग से रोक दिया है। एक तरफ दुनिया कोविड के नए संस्करण से जूझने की तैयारी कर रही है, वहीं गरीब देशों को निस्सहाय छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर ये साल दुनिया भर में बसे आम नागरिकों के लिए ज्यादा राहत नहीं दिला पाया, लेकिन आने वाले साल में हम एक बेहतर और ज्यादा समानता वाली दुनिया की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।